हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द बेसिक्स ऑफ टेंस। टेंस चैप्टर जो होता है वो हमारे कंपटीशन के सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। कंपटीशन एग्जाम्स में जो हम इंग्लिश फेस करते हैं उसका जो भी सिलेबस होता है उसको समझने में टेंस जो होता है वो सबसे अच्छा रोल प्ले करता है। तो जितना क्लियर हमें टेंस चैप्टर हो जाएगा बाकी चैप्टर्स भी उतने ही क्लियर हो जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ टेंसेस, कि जब हम टेंस के एप्लीकेशंस एग्जांपल्स में देखेंगे या उनको सीखेंगे या कॉन्सेप्ट्स उसके डिस्कस करेंगे तो उस समय हमें किन फंडामेंटल्स की जरूरत पड़ेगी, क्या ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट्स होंगे या टर्म्स होंगे जो हमें पहले से पता या क्लियर होने चाहिए टेंस को लेकर। ठीक है, तो वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं हम कि टेंस की डेफिनेशन से कि व्हाट इज अ टेंस। तो हम ऐसे कह सकते हैं इट इज अ वर्ब फॉर्म। टेंस इज अ वर्ब फॉर्म विच refers to some specific point in time, some specific point in time। तो देखिए ये जो हमारी डेफिनेशन है ना कि टेंस इज अ वर्ब फॉर्म विच रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, इसमें हमारे दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर छिपे हुए हैं। कौन से दो क्वेश्चन? सबसे पहला क्वेश्चन था कि टेंस होता क्या है। तो टेंस होती है वर्ब की फॉर्म। क्या करती है वर्ब की फॉर्म जिसे हम टेंस कहते हैं? ये वर्ब की फॉर्म टाइम के किसी स्पेसिफिक पॉइंट को रेफर करती है। ठीक, तो ये डेफिनेशन हो गई कि टेंस वर्ब की फॉर्म होती है जिसके थ्रू हम टाइम के स्पेसिफिक पॉइंट्स को रेफर करते हैं। अब इसमें है कि वर्ब क्या है, वर्ब की फॉर्म्स क्या है, टाइम क्या है, टाइम के पॉइंट्स क्या है, ये सारे टर्म्स भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए वर्ब से मतलब होता है एनी वर्ड विच रेफर्स टू सम काइंड ऑफ एक्टिविटी। वर्ब का मतलब होता है कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी एक्टिविटी को रेफर करता हो। ठीक है, एक्टिविटी का मतलब डूइंग हो सकता है, हैपनिंग हो सकता है, एक्टिविटी का मतलब कुछ करना हो सकता है, कुछ होना हो सकता है। ठीक है, उसकी फिर फॉर्म्स होती हैं। अब जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, वर्ब फॉर्म्स जो होती हैं ये कितने टाइप की होती हैं सबसे पहले हम समझें। जनरली जो हमारे हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो वर्ब की फॉर्म्स पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हम उनसे कहें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कितनी होती है तो जनरली वो आंसर कर देते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक ही होती है। जबकि हमें यहाँ पे समझते हुए चलना है कि कोई भी वर्ब जो होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म दो होती हैं, हमेशा दो होती हैं। एक ये गो और एक ये गोज, ये दोनों ही फर्स्ट फॉर्म है। डिफरेंस इतना है कि ये गो जो है ये बेस फॉर्म है और गोज जो है ये थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर फॉर्म है। तो ये दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन हमने देखा कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं जो इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं वो इस तरीके से नहीं पढ़ते। वो इस तरीके से पढ़ते हैं कि ये V1 है और ये V5 है, क्योंकि वो ऐसे पढ़ते हैं ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है और ये V5 है। तो मैं सबसे पहले आपको समझा देना चाहता हूँ कि वर्ब की फॉर्म से ये ठीक है, लेकिन जो हम इनके लिए टर्म्स यूज कर रहे हैं वो थोड़े से एम्बिगुअस हैं, वो क्लियर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर वास्तव में ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ये V5 है। ठीक, तो अब यहाँ पे तो हमें पता है स्कोप खत्म है कि इस वर्ब की इतनी ही फॉर्म्स हो सकती हैं जिनको हमने V1 से लेके V5 तक के नेम्स दे दिए हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक और वर्ब सपोज कर लें बी और इसकी फॉर्म्स देखें तो हमें पता है कि इसकी फॉर्म्स तो इज, एम, आर एंड बी इटसेल्फ। बी खुद भी वर्ब होती है, तो ये चार तो फर्स्ट फॉर्म हो गई इसकी। फिर इसकी एक सेकेंड फॉर्म होती है, इसके सेकेंड फॉर्म की बात करें तो होते हैं वॉज एंड वर। अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करें तो हो गई बीन और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म की बात करें तो हो गई बीइंग। तो अगर हम आइटमाइज्ड वे में मतलब वर्ब के सिंगल वर्ड को हमने एक फॉर्म कह दिया V1, V2, V3, V4, V5 कह दिया, तो यहाँ पर तो हमें बड़ी दिक्कत होने वाली है। V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, तो यहाँ तो हमें V8 भी लिखना पड़ेगा और हमें पता है कि V8 नहीं होता। तो अब सोचने वाली बात है कि अगर V8 नहीं होता तो होता V5 भी नहीं है। ठीक है, V7 नहीं होता तो होता V4 भी नहीं है। तो जो वर्ब की फॉर्म्स याद रखनी है ना वो इस तरीके से याद रखो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, इतनी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। अब इसमें फिर ये V1, V2, V3 हमने क्यों पढ़ा? ठीक है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो ये बेस फॉर्म क्या है, ये सारे टर्म्स भी देखो यहीं पे क्लियर कर लेना है। होता क्या है कि वर्ब का हमने कहा कि कोई भी ऐसा वर्ड जो होता है जिससे एक्टिविटी का पता चले उसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब उस वर्ड की जो अपनी बेसिक फॉर्म होती है उसको हम वर्ब कहते हैं। सपोज हमने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है स्पीक। अब जो स्पीक है ना एक वर्ड है, ठीक है, लेकिन हमें पता है ये वर्ड एक एक्टिविटी को रेफर कर रहा है, तो इस वर्ड को हम कहेंगे वर्ब। भाई ये तो सबको ही पता है कि वर्ब एक ऐसा टाइप ऑफ वर्ड होता है जो किसी एक्टिविटी को रेफर करता है। तो ये जो वर्ड है स्पीक, ये एक्टिविटी को रेफर कर रहा है तो हम इसे वर्ब कहेंगे।
ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें हमने अभी कुछ भी ऐड नहीं किया, कोई अल्ट्रेशन नहीं किया, तो हम इसको की बेसिक फॉर्म कह देंगे। अब बेसिक फॉर्म कह दें या बेस फॉर्म कह दें, ये बात एक ही है। तो ये इस वर्ड की बेस फॉर्म है। अब चूंकि ये वर्ड वर्ब है तो वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं डिफरेंट एट्रीब्यूट शो करने के लिए, तो इसको भी हम डिफरेंट फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। वो जो इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होंगी उनमें एक तो होगी थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर फॉर्म स्पीक्स, एक होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए सेकेंड फॉर्म स्पोक, एक होगी परफेक्ट टेंसेस और पैसिव वॉइस के लिए थर्ड फॉर्म स्पोकन, और एक होगी कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के लिए आईएनजी फॉर्म जो कॉन्टिन्यूटी एक्सप्रेस करेगी स्पीकिंग। अगर हम इस तरीके से बात करें तो हम देखते हैं कि वर्ब की बेसिकली दो ही फॉर्म होती हैं, एक स्पीक बेस फॉर्म और एक उसी बेस फॉर्म को मॉडिफाई करके बना ली गई दूसरी फॉर्म्स जिन्हें हम कहते हैं डेराइव्ड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एक्टिविटी को रेफर करता है और उनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। बेसिकली उनकी दो ही फॉर्म होती हैं, एक वर्ड की बेसिक फॉर्म और एक उसको मॉडिफाई करके बनाई गई दूसरी डेराइव्ड फॉर्म्स। ठीक है, अब वो जो डेराइव्ड फॉर्म्स होती हैं उनमें एक थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर फॉर्म होती है, एक पास्ट इंडेफिनिट के लिए सेकेंड फॉर्म होती है, एक थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंसेस में और पैसिव वॉइस के लिए थर्ड फॉर्म होती है और एक कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए स्पीकिंग होती है। तो ये जो वर्ब की फॉर्म्स हैं जब हम इनके थ्रू टाइम के पॉइंट्स को रेफर करते हैं तो हम इन्हें टेंस कहते हैं। तो फिर से एक बार समझ लो, जो हमने इतनी देर में सीखा समझा वो है कि वर्ब क्या होता है। वर्ब का मतलब होता है एनी वर्ड विच रेफर्स टू सम एक्टिविटी। ठीक है, उस वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिन्हें हम वर्ब फॉर्म्स कहते हैं। वो वर्ब फॉर्म्स V1, V2, V3, V4, V5 के नाम से नहीं होती हैं और हमें ये नहीं ध्यान रखना है। हमें ये ध्यान रखना है कि वर्ब की फॉर्म्स ये होती हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। हर एक वर्ब की दो फर्स्ट फॉर्म होती हैं, एक बेस फॉर्म जो उस वर्ड की अपनी बेसिक फॉर्म होती है और एक उसकी थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो ये गोज भी फर्स्ट फॉर्म है, गो भी फर्स्ट फॉर्म है, ये बेस फॉर्म है, ये थर्ड पर्सन के लिए यूज होने वाली सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो वर्ब की फॉर्म्स होते हैं जब इनके थ्रू हम टाइम के पॉइंट्स को रेफर करते हैं तो हम टेंस कहते हैं। अब वर्ब क्या है क्लियर, वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं, कौन सी होती हैं वो भी क्लियर। ठीक है, अब आ जाता है कि टाइम क्या है। तो देखिए मैं अगर कहूंगा तो मैं ऐसे कहूंगा टाइम एक फोर्थ डायमेंशन है। ठीक है, आप में से ज़्यादातर बच्चे जो हैं जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो सभी मैथ्स पढ़ते होंगे और वो 2D 3D इन वर्ड से वेल अवेयर होंगे। जैसे 2D है, 3D है। तो 2D का मतलब होता है कोई भी ऐसा फिगर या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें दो डायमेंशन हो, लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ एक डायमेंशन हो गई, ब्रेथ दूसरी डायमेंशन हो गई। अगर किसी ऑब्जेक्ट में लेंथ ब्रेथ के साथ में हाइट या डेप्थ भी हो तो उसमें थर्ड डायमेंशन भी इन्वॉल्व हो गई, तो हम उस ऑब्जेक्ट को 3D कहेंगे, 3 डायमेंशनल। ठीक है, सो लेंथ ब्रेथ 2 डायमेंशन है, हाइट एक थर्ड डायमेंशन है। अब हमें समझना है कि डायमेंशन क्या है। ये जो हम डायमेंशन कह रहे हैं क्या लेंथ ब्रेथ को कह रहे हैं या हम डायमेंशन को डिफाइन करें तो क्या कहेंगे। तो डायमेंशन का मतलब हो गया एनी एस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट और रिलेशन। इवेंट्स को या डिफरेंट थिंग्स को आपस में रिलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए जो एस्पेक्ट यूज किया जाता है हम उसे डायमेंशन कह रहे हैं। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ जो है वो डायमेंशन है, हाइट और डेप्थ भी डायमेंशन होती है, उनसे भी हम रिलेट या मेजर करते हैं। जो बच्चों ने साइंस पढ़ा है हायर लेवल तक उन्होंने पढ़ा होगा कि स्पेस टाइम भी एक डायमेंशन है। ठीक है, तो जो टाइम है ना ये भी एक एस्पेक्ट है जिससे हम रिलेट करते हैं, मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं अपने साथ या अपने आसपास में होने वाले इवेंट्स को या घटनाओं को। तो जब हम यहाँ पे टाइम कह रहे हैं तो टाइम से मतलब है हमारा एक ऐसे एस्पेक्ट से जिससे हम इवेंट्स को या अपने आसपास होने घटनाओं को रिलेट या कंपेयर करते हैं। तो ये जो टाइम है ये 4 डायमेंशन है और इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं। एक ऐसा पॉइंट है टाइम का जहां पर आज हमारे साथ में हमारे सामने चीजें हो रही हैं और इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रेजेंट। जो भी एग्जिस्टिंग पॉइंट है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा जो एग्जिस्टिंग नहीं है वो या तो पास्ट है या फ्यूचर है। अगर वो बीत चुका है, ठीक है, गॉन बाई है, तो वो पास्ट है। अगर अभी वो होना है कुछ ऐसा तो फिर वो फ्यूचर है। तो ये जो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये टाइम के डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो टाइम 4th डायमेंशन है जिससे हम हर एक चीज को रिलेट या कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो टाइम एक एब्सोल्यूट डायमेंशन है जिससे हम कंपेयर और रिलेट करते हैं अपने साथ होने वाली घटनाओं को, ठीक है, इवेंट्स को, और फिर उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो टाइम एक एस्पेक्ट हो गया। ठीक है, तो हम इसको 4 डायमेंशन कहेंगे। अब देखिए वैसे तो अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम जो है वो इनफाइनाइट है, इसका क्या बिगनिंग है क्या एंड है हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन जो हम फिजिकल वर्ल्ड में टाइम को रेफर करते हैं, फिजिकल इवेंट्स को रिलेट करने के लिए, घटनाओं को रिलेट करने के लिए, अपने साथ आसपास हो रहे काम को रिलेट करने के लिए, तो हम टाइम को एक्सप्रेस 2 तरीके से करते हैं। एक तो हम टाइम को एक्सप्रेस करते हैं पॉइंट्स में, दूसरा हम टाइम को एक्सप्रेस करते हैं ड्यूरेशन में। ठीक है,
ये जैसे एक टाइमलाइन हो गई, ये इनफाइनाइट है, इसका कोई बिगनिंग कोई एंड नहीं है, ठीक है। इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जैसे एक पॉइंट हो गया ए, एक पॉइंट हो गया बी। तो या तो हम इन पॉइंट्स को रेफर करेंगे जिसे हम टाइम कह देंगे, ठीक है, या हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का जो इंटरवल है, ठीक है, ए और बी दोनों पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट के बीच का जो इंटरवल है या ड्यूरेशन है उसको रेफर कर सकते हैं। तो जब हम टाइम कहते हैं तो टाइम से मतलब होता है टाइम लाइन का कोई पॉइंट, ठीक है, या किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की कोई ड्यूरेशन। तो हम टाइम को दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक तो पॉइंट्स में और एक किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच के इंटरवल या गैप के फॉर्म में, ठीक है। तो दो पॉइंट्स के बीच का इंटरवल है या गैप है उसे हम ड्यूरेशन कहेंगे और पॉइंट्स को तो पॉइंट ही कहेंगे। तो जो टाइम होता है उसको हम दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, ठीक है, एक पॉइंट्स में और एक ड्यूरेशन में। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 5 PM, तो ये पॉइंट है टाइम का। अगर हम 5 आवर्स लिख दें तो ये ड्यूरेशन है टाइम की। तो ये 5 PM भी टाइम है, 5 आवर्स भी टाइम है, ठीक है। ये हमारा अपना एक्सप्रेशन है टाइम को लेकर। बाकी टाइम तो इनफाइनाइट है, उसका तो कोई बिगनिंग एंड है नहीं, लेकिन हम जिस तरीके से टाइम को रेफर करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे एक्सप्रेशन दो होते हैं, या तो पॉइंट्स या फिर ड्यूरेशन। तो 5 PM पॉइंट हो गया और 5 आवर्स ड्यूरेशन हो गया। कुल मिला के ये जो प्रेजेंट पास्ट पॉइंट है, फ्यूचर के पॉइंट्स, ठीक है, इन स्पेसिफिक पॉइंट्स को रेफर करने के लिए जब हम यूज करते हैं वर्ब की फॉर्म्स का तो हम उन्हें टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, क्या वर्ब की फॉर्म टाइम के पॉइंट्स को रेफर करने के अलावा कोई और भी काम करती है, ठीक है, क्योंकि वर्ब की फॉर्म्स जो टाइम के पॉइंट को रेफर करें उसे हम टेंस कहते हैं। अगर कोई वर्ब की फॉर्म ऐसा ना करे या कुछ और करे तो हम उसे क्या कहेंगे, तो देखो उसको भी समझ लीजिए। ये जो वर्ब फॉर्म्स होती हैं, अगर ये टाइम के पॉइंट्स को रेफर करें, टाइम पॉइंट्स का मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, अगर वर्ब की फॉर्म्स टाइम को रेफर करें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को तो हम इन्हें टेंस कहते हैं। लेकिन अगर वर्ब की फॉर्म्स हमारे इंटेंशन को एक्सप्रेस करें, अगर हम वर्ब की फॉर्म्स के थ्रू इंटेंशन को एक्सप्रेस करें तो हम इन्हें मूड कहते हैं। अगर हम वर्ब की फॉर्म के थ्रू ये एक्सप्रेस करें कि उस वर्ब का सब्जेक्ट उसका डूअर ऑफ द एक्शन है या रिसीवर ऑफ द एक्शन है तो फिर हम उसे वॉइस कहते हैं। तो यहां पे हमें यह समझना है कि ऐसा नहीं कि वर्ब की फॉर्म्स केवल टेंस होती हैं, वर्ब की फॉर्म्स टेंस भी होती हैं, मूड भी होती हैं, वॉइस भी होती हैं, ठीक है। ये सब वर्ब की फॉर्म्स हैं। टेंस भी वर्ब की फॉर्म्स को ही कहा जाता है, मूड भी वर्ब की फॉर्म्स को ही कहा जाता है और वॉइस भी वर्ब की फॉर्म को भी कहा जाता है, ठीक है। जो हम एक्टिव पैसिव कहते हैं वो एक्टिव पैसिव एक्चुअल में सेंटेंस नहीं होते हैं, टेंस नहीं होते हैं, एक्टिव पैसिव वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो वॉइस वर्ब की फॉर्म होती है, मूड वर्ब की फॉर्म होती है, टेंस वर्ब की फॉर्म होती है, लेकिन इनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। टेंस वो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं जिनके थ्रू हम टाइम के पॉइंट्स को प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। मूड वो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं जिनके थ्रू हम इंटेंशन एक्सप्रेस कर रहे होते हैं स्पीकर की, एक भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है। और वॉइस वो वर्ब की फॉर्म्स होते हैं जिनके थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं कि सब्जेक्ट जो है वर्ब का वो डूअर ऑफ द एक्शन है या रिसीवर ऑफ द एक्शन है। रिसीवर ऑफ द एक्शन है तो वर्ब पैसिव वॉइस में लिख देते हैं और डूअर ऑफ द एक्शन है तो एक्टिव वॉइस में लिख देते हैं। तो कुल मिला के इतनी देर में हमने टेंस की डेफिनेशन समझने की कोशिश की कि टेंस एक्चुअल में होता क्या है। टेंस वर्ब की फॉर्म्स होती हैं जो टाइम के पॉइंट्स को रेफर करते हैं, ठीक है। वर्ब से मतलब होता है वो वर्ड्स जो एक्टिविटी रेफर करें। वर्ब की फॉर्म से मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। हर एक वर्ब की दो फर्स्ट फॉर्म होती हैं, एक बेस फॉर्म और एक थर्ड पर्सन के लिए यूज होने वाली सिंगुलर फॉर्म्स, ठीक है। टाइम फोर्थ डायमेंशन होती है जिससे हम अपने साथ होने वाली घटनाओं को, इवेंट्स को रिलेट करते हैं। जैसे हमारा कब जन्म हुआ, हम कितने साल कॉलेज में पढ़े, हम कितना टाइम हमें लगता है ऑफिस पहुंचने में, कितने बजे तक हम ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, कितने बजे हम घर वापस आते हैं, कब हम खाना खाते हैं, कितने समय तक खाना खाते हैं। तो हम हर एक इवेंट को टाइम से ही रिलेट करते हैं। तो टाइम एक डायमेंशन हो गया, ठीक है, जिससे हम अपनी लाइफ को रिलेट करते हैं। तो उस टाइम के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एग्जिस्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जो नॉट एग्जिस्टिंग है वो पास्ट या फ्यूचर होते हैं। गॉन बाई है, जो जा चुका है वो पास्ट है, जो आना है अभी वो फ्यूचर है। तो जब हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को रेफर करने के लिए वर्ब के फॉर्म्स का यूज करते हैं तो उन्हें टेंस कहते हैं। तो ये टेंस की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि जब हम कॉम्पिटिशन के सिलेबस के लिए टेंस सीखना शुरू करेंगे तो क्या वहां पर ये टेंस की डेफिनेशन ही जान लेने भर से काम हो जाएगा? तो जब हम कंपटीशन में यूज होने वाले एप्लीकेशंस या कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे टेंस के, तो क्या वहां पर ये जो टेंस के हमने डेफिनेशन समझ लिया है इतने से ही हमारा काम हो जाएगा? देखिए, इतने से काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी कुछ और भी बातें हैं जो हमें सीखनी और समझनी पड़ेंगी। जैसे कि जब हम टेंस सीखेंगे या टेंस के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो हमारे वहां पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम एक्चुअल में सीखना क्या चाह रहे होंगे।
तो देखिए हमें दो बातें सीखनी है टेंस को लेकर, एक तो आइडेंटिफिकेशन और दूसरा करेक्शन। ये दो एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें सीखने समझने हैं इंग्लिश में टेंस के अच्छे यूजेस समझने के लिए। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन, कि हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कोई भी सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। दूसरा, अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि भाई इस सेंटेंस में ये टेंस यूज हुआ है, तो हम ये भी जान पाएंगे वो जो टेंस हमने यूज किया सेंटेंस में वो सही है या गलत है, और अगर वो गलत हो तो उसको क्या करने से हम सही कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे टेंस को लेकर दो ही चीज़ें समझनी है, एक तो आइडेंटिफिकेशन और एक करेक्शन। जब हमारा आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा टेंस का, तो वॉइस और नरेशन के काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो केवल उतने सही हो जाते हैं कि अगर हम सही टेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वॉइस और नरेशन के काफ़ी क्वेश्चन से मतलब आप ये मान के चलो कि मोर देन 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं वॉइस नरेशन में जो केवल हम सही टेंस पहचान ले तो वो हमसे सही हो जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए हमें टेक्निकलिटीज डेप्थ में जाके पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, अच्छा करेक्शन की कहानी क्या है कि अगर हमें करेक्शन क्लियर हो जाएगा तो फिर जो टेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर में वो, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ेंगे कंडीशनल्स, वो भी क्लियर हो जाएगा। इवन हम कह सकते हैं एक छोटा सा टॉपिक और है मूड, वो भी इन्हीं से रिलेटेड होता है। तो ऐसा नहीं कि टेंस जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ये अकेला एक चैप्टर है, ये 5 चैप्टर्स की फाउंडेशन है। तो ये हम टेंस इसलिए शुरू कर रहे हैं यहाँ से क्योंकि टेंस में जो हम सीखेंगे वो एक्चुअल में हमें इन सारे चैप्टर्स को समझने में मदद करेगा। तो टेंस के थ्रू हम इन सारे चैप्टर्स के फंडामेंटल्स और इनके बेसिक्स यहाँ से क्लियर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, काफ़ी सिंपल है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है पहचानना, कि सेंटेंस में अगर टेंस यूज हुआ तो हमें वो पहचानना आना चाहिए। ठीक है, पहचानना आने से मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपोज एक सेंटेंस मैंने लिखा, ही हैड नो फ्रेंड। ठीक है, हमने ये सेंटेंस लिख दिया, तो हमें ये पहचानना आना चाहिए कि ही हैड नो फ्रेंड जो है ये कौन सा टेंस इसमें यूज हो रहा है। अब होता है क्या, मेनली अगर बच्चों से पूछो कि ही हैड नो फ्रेंड में कौन सा टेंस यूज हुआ, तो वो पास्ट परफेक्ट बताते हैं। वो पास्ट परफेक्ट इसलिए बताते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हैड यूज हुआ तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये ठीक है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज होता है, लेकिन वो हैड हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके साथ मेन वर्ब लिखनी पड़ती है थर्ड फॉर्म में जब हम परफेक्ट टेंस बनाते हैं। ये हैड हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये मेन वर्ब है। ठीक है, इसको हमें ऐसे समझना है, जैसे बी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं वैसे ही हैव की डिफरेंट फॉर्म्स भी होती हैं। हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है दो, एक हैज़ और एक हैव। हैव बेस फॉर्म है और हैज़ थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर फॉर्म है। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है हैड, थर्ड फॉर्म भी इसकी हैड होती है। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म जो होती है वो इसकी होती है हैविंग, हैविंग। ठीक है, तो हैज हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैज सिंगुलर फॉर्म है थर्ड पर्सन के लिए, हैव बेस फॉर्म है। ठीक है, हैड सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। अब हम देख रहे हैं जो हैड हमने इसके हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, क्योंकि अगर ये हैड हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके साथ हमें कोई ना कोई मेन वर्ब लिखनी पड़ती। तो ये जो हैड है ये मेन वर्ब नहीं, मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो या तो सेकंड फॉर्म होगी या थर्ड फॉर्म होगी। थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं यूज होती है। आगे हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की, उसको या तो हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में या हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। अगर किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करोगे तो या तो परफेक्ट टेंस में यूज करोगे या पैसिव वॉइस में यूज करोगे। परफेक्ट टेंस में यूज करोगे तो उससे पहले हैव की फॉर्म्स को हेल्पिंग वर्ब बना के लिखोगे। पैसिव वॉइस में यूज करोगे तो उससे पहले बी की फॉर्म्स को हेल्पिंग वर्ब बना के लिखोगे। तो कुल मिला के जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के लिखी नहीं जाती, क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे तो या तो परफेक्ट टेंस के लिए यूज करोगे या पैसिव वॉइस के लिए यूज करोगे। पैसिव वॉइस में यूज करोगे तो उससे पहले बी की फॉर्म लिखोगे। ठीक है, परफेक्ट टेंस में यूज करोगे तो उससे पहले हैव की फॉर्म लिखोगे। तो हम देख रहे हैं जो हैड है इससे पहले हमने कोई वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब तो लिखी नहीं है, तो ये हैड हमारी मेन वर्ब है और सेकंड फॉर्म की है। थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। तो अगर ये सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अच्छा, बहुत सा बच्चा रह रहेगा वो इस बात को समझे बगैर सीधा इसको पास्ट परफेक्ट बोल देगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी है, ये हमारी आदत में डालने वाली बात है कि जब से आदत में पड़ जाए कि टेंस इज अ वर्ब फॉर्म, कि टेंस जो होता है वो वर्ब की फॉर्म होती है। तो जब कभी हमें टेंस पहचानने की जरूरत है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ोगे, इंग्लिश सीखोगे, इंग्लिश समझाओगे, इंग्लिश समझोगे, तो टेंस तो ऑलमोस्ट हर बार पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो जब टेंस पहचानना पड़ेगा तो उसके लिए बस छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि मीनिंग ट्रांसलेशन ना करना, सीधे वहाँ पे ये देखना कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है। जो वर्ब की फॉर्म होती है वही टेंस होती है। तो ये सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब हम सपोज करते हैं कि ये जो सिचुएशन हमने लिखी है ना, ही हैड नो फ्रेंड, ये सेंटेंस किसी डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है ही हैड नो फ्रेंड।
और हमें उसको क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमें इसको पास्ट परफेक्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। तो हम इसे लिख देंगे हैड नो फ्रेंड। तो ये पास्ट परफेक्ट बन गया, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट को जब हम नरेशन चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो ये ऐसे हो जाएगा, ही हैड नो फ्रेंड। अब देखो ये हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया और ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत सा बच्चा ऐसा रहेगा जो इसको टिक नहीं करेगा, वो इसी को टिक कर देगा वापस। अब इसकी दो वजह है इसको टिक नहीं करने की। एक तो उसको वो बोलने में अजीब लगेगा, अटपटा लगेगा, तो वो इसको यूज नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी वजह ये भी है कि वो हैड को इसी को पास्ट परफेक्ट मान रहा था, उसने इसी को पास्ट परफेक्ट मान लिया था, तो वो इसको टिक नहीं करेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि सबसे पहले ये क्लैरिटी लो कि हमें मीनिंग ट्रांसलेशन ना करना पड़े, हम ऑब्जेक्टिव होकर इंग्लिश को सीख और समझा पाएं, ठीक है। हमें मतलब मनगढ़ंत चीज़ें माननी ना पड़े, अपने मन के हिसाब से ना चलना पड़े, हमारे पास हर एक चीज़ को प्रूव करने के फैक्ट्स हों, लॉजिक्स हों। तो ये हैड वर्ब के सेकंड फॉर्म थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट परफेक्ट बनाओगे तो एक हैड हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा और ये जो सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म बन जाएगी हैड। तो ये हमारा सही हो गया। तो ये अगर हमें टेंस पहचानना आता है ना तो हम इस टाइप की गलतियां करने से बच जाएंगे। ये गलतियां हमें नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है, और हमसे गलतियां होंगी भी नहीं। टेंस पहचानने के लिए बस छोटी सी बात वही ध्यान रखनी कि टेंस वर्ब की फॉर्म होती है। एक और एग्जांपल से अगर इसी बात को हम डिस्कस करें, सपोज मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा, इट हर्ट मी, और मैंने इसका वॉइस चेंज किया। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, तो हमने इसको वॉइस चेंज करके इसके दो ऑप्शन लिखे। एक ऑप्शन लिखा आई एम हर्ट बाई इट, और एक लिखा आई वॉज हर्ट बाई इट। अब हमें यह पता करना है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन उसका पैसिव है। इट हर्ट मी एक्टिव वॉइस है और हमें उसका पैसिव बनाना है। तो ये दो ऑप्शन हमने पैसिव में लिख दिए, ये भी पैसिव है, ये भी पैसिव है। अब हमें ये पता करना है कि उसका पैसिव कौन सा है, क्योंकि हमें तो उसका पैसिव टिक मारना है, कोई भी पैसिव तो नहीं टिक कर देना है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो दोनों ऑप्शन है अलग अलग टेंस में। आई एम हर्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव, आई वाज हर्ट पास्ट इंडेफिनिट पैसिव। तो हमें ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा उसका पैसिव है। तो देखिए एक्टिव पैसिव जो हम चेंज करते हैं ना, तो वहाँ पे टेंस और मीनिंग नहीं चेंज होते। नरेशन में टेंस चेंज होते हैं, एक्टिव पैसिव चेंज करते टाइम, वॉइस चेंज करते टाइम मीनिंग और टेंस नहीं चेंज होते। तो अगर हम ये जान पाएंगे जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, वो कौन से टेंस का है, तो हम ये भी जान जाएंगे कौन सा आंसर है। अच्छा, टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए हमें वर्ब की फॉर्म का आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब वो जो हर्ट हमने लिखा है ना, वो फर्स्ट फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है और सेकंड फॉर्म भी होता है। अब फर्स्ट फॉर्म हो नहीं सकता क्योंकि इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ लिखोगे तो इट्स लिखना, हर्ट्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म हमने कहा कि बिना हेल्पिंग वर्ब के आती नहीं है, तो इसका मतलब ये बचा क्या, सेकंड फॉर्म। तो ये जो हर्ट हमने लिखा है सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म का मतलब हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाओगे तो पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा, तो इसका मतलब ये वाला आंसर सही है, ये वाला गलत है। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, वॉइस नरेशन में काफी होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, जो केवल अगर हम टेंस पहचान लें कि हमारे क्वेश्चन का टेंस क्या है और उसके आंसर्स का टेंस क्या है, तो हम सही कर लेंगे, ठीक है। काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, ये केवल टेंस का सही आइडेंटिफिकेशन कर लेने से ही दूर हो जाती हैं, ठीक है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जब हमें टेंस पहचानना पड़े तो हम मीनिंग ट्रांसलेशन ना करें, हम वहां पर वर्ब की फॉर्म्स को ढूंढें कि वर्ब की फॉर्म्स कहाँ हैं, क्योंकि वर्ब की फॉर्म ही टेंस होती है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपकी और मदद कर सकता हूं टेंस आइडेंटिफिकेशन में, तो हम वो भी कर ही लेते हैं। देखिए जैसा कि हमने डिस्कस किया कि टेंस वर्ब की फॉर्म होती है जिसके थ्रू हम टाइम के डिफरेंट पॉइंट्स को रेफर करते हैं। टाइम के पॉइंट्स का मतलब हो गया जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये टाइम के पॉइंट्स हैं जिनको हम वर्ब की फॉर्म के थ्रू रेफर करते हैं, तो हम इन्हें टेंस कहते हैं। अभी जो टाइम के पॉइंट्स हैं इनको रेफर करने के लिए जो हम वर्ब यूज करते हैं, ठीक है, वो वर्ब एक्चुअल में खुद एक एक्शन होती है, वो खुद एक एक्शन होती है और उसकी अपनी डिफरेंट स्टेट्स हो सकती हैं, जिन्हें हम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स इन टाइम हो गए जिनको रेफर करने के लिए हम वर्ब की फॉर्म्स यूज करते हैं। और वो जो वर्ब होती है वो एक्चुअल में एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। वर्ब का मतलब कोई ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। अच्छा, वो जो एक्शन होता है उसकी अपनी 4 डिफरेंट स्टेट्स हो सकती हैं, जिन स्टेट्स को हम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नाम से जानते हैं।
अब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में क्या डिफरेंस है वो तो हमें क्लियर है, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस है ये अभी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी हम टेंस का आइडेंटिफिकेशन सीख रहे हैं। तो देखिए 4 टाइप्स ऑफ स्टेट होती हैं एक्शन की और 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट इन टाइम होते हैं। तो इस तरीके से 4 3 12 टोटल टेंसेस होते हैं। देयर आर 4 3 12 टेंसेस। ये जो हमने ब्लॉक्स लिख रखे हैं ना, ये जो ब्लॉक्स बन गए यहाँ पे, ये हमारे टेंस हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। लाइकवाइज ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, ऐसे। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो ब्लॉक्स हैं ये टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये टेंस हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि टेंस वर्ब की फॉर्म होती है। तो एक्चुअल में ये जो ब्लॉक्स हैं वर्ब की फॉर्म को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब कौन सी वर्ब की फॉर्म को ये ब्लॉक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो वर्ब की फॉर्म लिख के हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को और चाहूंगा कि पहले क्लियर हो जाए कि जो वर्ब होती हैं, वर्ब्स के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब्स का भी यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो मेन एक्शन तो नहीं होते लेकिन वो वर्ब को हेल्प करते हैं। किस तरीके से हेल्प करते हैं देखो, इसको समझते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा, राम विल हैव बीन अरेस्टेड। राम विल हैव बीन अरेस्टेड। अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, अरेस्टेड वर्ब हो गई। वर्ब का मतलब एक्शन, वर्ब का मतलब एक्शन, ठीक है। अरेस्ट करने की एक्टिविटी है और राम सब्जेक्ट है। बाकी बचे हुए जो वर्ड्स हैं ना, ये हेल्पिंग वर्ड्स हैं। ये भी हेल्पिंग वर्ब है और ये भी हेल्पिंग वर्ब है। हमने कहा कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये बाकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या कर रही हैं? देखो, बीन हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमने इसलिए यूज़ किए क्योंकि उस एक्शन को हमें पैसिव वॉइस में लिखना है। तो बीन के लिख देने से वो पैसिव है। ऐसा नहीं कि अगर हम बीन नहीं लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम बीन नहीं लिखेंगे तब भी सही हो जाएगा, राम विल हैव अरेस्टेड। लेकिन तब उस केस में राम डूअर हो जाएगा कि राम ने अरेस्ट किया है, इसका मतलब राम कोई पुलिसमैन है। लेकिन अगर हम लिख रहे हैं राम विल हैव बीन अरेस्टेड तो ये पैसिव वर्ब है। पैसिव वर्ब का मतलब ये जो सब्जेक्ट है डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, रिसीवर ऑफ द एक्शन है। मतलब इसने अरेस्ट किया नहीं है, इसको किया गया, तो इसका मतलब ये क्रिमिनल है, ठीक है। तो बीन नहीं लिखेंगे तो भी सही होगा, लिख देंगे तो भी सही होगा। लेकिन बीन के लिखने नहीं लिखने से हम एक्टिव पैसिव वाला डिफरेंस यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब को पैसिव बनाने के लिए लिखी गई है। हैव जो वर्ब है ये स्टेट डिस्क्राइब कर रही है एक्शन की। जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं वो कौन सी स्टेट का है, कंप्लीट या इनकम्प्लीट, ठीक है। तो हैव जो हेल्पिंग वर्ब है ये शो कर रही है कि जिस एक्शन की बात की जा रही है वो परफेक्ट है। उसके बाद में आ गया विल। विल जो हेल्पिंग वर्ब है ये मॉडल होता है, मॉडल्स होते हैं और उनका काम होता है इंटेंशन एक्सप्रेस करना। तो विल और शैल मॉडल्स का यूज हम करते हैं इंटेंशन या विलिंगनेस एक्सप्रेस करने के लिए, प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए। तो अगर हम विल लिख रहे हैं ना तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इवेंट ना तो प्रेजेंट का है ना पास्ट का है, बल्कि एक प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, जो प्रोबेबल इवेंट्स होते हैं वो फिर वो फ्यूचर में ही होते हैं। तो इससे हमें टाइम का पता चल रहा है, एक्शन का। तो ये मेन वर्ड है जिसके थ्रू हमें एक्शन का पता चल रहा है, तो हम इसे वर्ब कहेंगे। बाकी ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब्स को पैसिव बनाने के लिए है, ये हेल्पिंग वर्ब उसकी स्टेट एक्सप्रेस करने के लिए वो कौन सी स्टेट का एक्शन है, ये हेल्पिंग वर्ब ये बता रही है कि वो कौन से टाइम का एक्शन है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनको हम वर्ब के साथ में यूज करते हैं। तो जो हर एक हेल्पिंग वर्ब का अपना अलग अलग काम होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हम वर्ब लिखेंगे ना उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती होंगी, ठीक है। तो अक्सर बच्चों से पूछो तो वो आंसर बता देते हैं इज एम आर, कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, क्योंकि जिन हेल्पिंग वर्ब्स को हम मेन वर्ब के साथ यूज करते हैं टेंस फॉर्म करने के लिए। अभी देखो हमने एक चीज यहाँ पे समझी है कि हेल्पिंग वर्ब्स का काम अलग अलग होता है, ठीक है। उनको हम धीरे धीरे आगे जैसे सिलेबस चलेगा सीखते जाएंगे। वो हेल्पिंग वर्ब्स जिनको हम मेन वर्ब के साथ में टेंस फॉर्म करने के लिए यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ये 3 होती हैं, एक बी और उसकी फॉर्म्स, एक डू और उसकी फॉर्म्स, एक हैव और उसकी फॉर्म्स। बी और उसकी फॉर्म्स जो होती हैं इज एम आर, वॉज वर, बीन, विन, इनको हम कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में यूज करते हैं मेन वर्ब के साथ लिखकर हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए। डू की फॉर्म्स जो होती हैं इनको हम इंडेफिनिट टेंसेस में यूज करते हैं वर्ब के साथ लिखकर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और हैव की फॉर्म्स को हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंसेस में। तो बी की फॉर्म्स कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, डू की फॉर्म्स इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैव की फॉर्म परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं।
अब हम देख रहे हैं एक फोर्थ स्टेट है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि हमने डिस्कस नहीं किया, बच रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो स्टेट होती है एक्शन की, वो सिंगल स्टेट नहीं होती, डुअल स्टेट होती है। तो वहाँ पे हमें दो हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ती हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट जो एक्शन की होती है उसमें दो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। परफेक्शन एक्सप्रेस करने के लिए हैव की फॉर्म और कॉन्टिन्यूटी शो करने के लिए बी की फॉर्म। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, हैव की फॉर्म भी और बी की फॉर्म भी। हैव के साथ में चूंकि हमेशा थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, इसलिए हम बी की थर्ड फॉर्म बीन का ही यूज हमेशा करते हैं। अब जब ये बात हमें समझ में आ जाए कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज मेन वर्ब के साथ में यूज की जाती हैं टेंस एक्सप्रेस करने के लिए, तीन ऐसी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं जिनको हम मेन वर्ब के साथ टेंस एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, बी, डू एंड हैव, ठीक है। और इनकी फॉर्म्स, बी की फॉर्म्स कॉन्टिन्यूअस टेंस, डू की फॉर्म इंडेफिनिट टेंस, हैव की फॉर्म्स परफेक्ट टेंस। अब हम आते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो चूंकि ये इंडेफिनिट टेंस है तो डू की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है तो डू की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी। हमने पढ़ा कि हर एक वर्ब की दो फर्स्ट फॉर्म होती हैं, डू की भी दो फर्स्ट फॉर्म होती हैं, डू एंड डज। डज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, बाकियों के लिए डू। तो डू या डज का हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म करने के लिए एज हेल्पिंग वर्ब। लेकिन होता क्या है कि जो डू डज डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इनके साथ में मेन वर्ब को हमेशा बेस फॉर्म में लिखना चाहिए। मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लिखा करो। दूसरी बात, डू डज डिड का यूज हम करते हैं तब जब सेंटेंस हमारे नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, मतलब या तो सेंटेंस नेगेटिव हो, नॉट का यूज करना हो, या क्वेश्चंस हो। अच्छा, असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें डू डज डिड का यूज किया जाता है स्ट्रेस करने के लिए, फैक्ट को, मतलब किसी बात को विद फोर्स स्टेट करने के लिए। आई डू नो देम, ठीक है, स्ट्रेस करने के लिए। अगर स्ट्रेस ना करना हो तो डू डज डिड का यूज नहीं किया जाता है। तो हम मान के चलेंगे कि डू डज डिड का यूज असर्टिव सेंटेंसेस में हम नहीं करते हैं, या तो तब यूज करते हैं जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो नॉट लिखकर, ठीक है, या फिर जब हमें क्वेश्चंस फॉर्म करने हो। तो जब हम डू डज का यूज करेंगे तब तो उसके बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी। लेकिन अगर हम डू डज का ना यूज करें, मतलब यूज ही ना करें, असर्टिव सेंटेंस बनाना हो तो हमें केवल वर्ब लिखनी चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं दो, उनमें से किसी एक को सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग लिख लो। ये बेस फॉर्म हो गई, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म हो गई। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो ये, अदरवाइज ये। तो ये जो हमने पूरा चार्ट यहाँ पे ड्रॉ किया और ये जो सारे हम डिस्कशन कर रहे हैं, इस डिस्कशन का पर्पस ये है कि हमें वर्ब की फॉर्म्स पहचाननी आए बिना मीनिंग और ट्रांसलेशन के। मतलब हमें टेंस पहचानने के लिए मीनिंग और ट्रांसलेशन ना करना पड़े, ठीक है, हम टेंस पहचान पाए बिना मीनिंग और बिना ट्रांसलेशन के। अब जो इतना हमने ये डिस्कस किया है ना, इस डिस्कशन से देखो हमें क्या समझ में आया। अगर किसी भी सेंटेंस में डू या डज लिखे हो, डू डज हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में लिखी हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो, तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो, फर्स्ट फॉर्म दोनों में से कोई भी, बेस फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म, या डू डज हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हो, तो वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, ठीक है। हमें उसमें कोई मीनिंग निकालने की या ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं कॉन्टिन्यूअस पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अब देखिए कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब। चूंकि ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है तो बी की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी। बी की फर्स्ट फॉर्म हो गई इज, एम, आर। इनमें से किसी एक को सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग लिखकर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन गया। फिर आगे प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट टेंस का मतलब हैव की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब। हैव की दो फर्स्ट फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म यूज होंगी। तो हैव की दो फर्स्ट फॉर्म होती हैं, हैज और हैव। हैज होती है सिंगुलर फॉर्म, हैव होती है बेस फॉर्म। इनमें से किसी एक को सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग लिखने के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, बन गया परफेक्ट टेंस। अब आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जो होते हैं, मैंने कहा कि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। एक परफेक्ट बनाने के लिए हैज हैव में से कोई एक, उसके बाद में कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए बी की फॉर्म बीन, अब फिर मेन वर्ब की एनजी फॉर्म, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया, ठीक है। पास्ट में आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू की फॉर्म। चूंकि ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है तो डू की सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। अब देखो जब डिड यूज करोगे तब तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना, लेकिन हमने पढ़ा कि डू डिड का यूज तब किया जाता है जब सेंटेंस या तो नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। अगर सेंटेंस हमारा असर्टिव हो तो हमें वहां पे डिड की लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली वर्ब के सेकंड फॉर्म में लिखना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया। तो फिर से समझिए जो मैं कह रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होती है। डिड जब यूज करोगे तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी पड़ेगी, लेकिन डिड का यूज तब होगा जब सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो। अगर सेंटेंस असर्टिव हो तो डिड का यूज नहीं करना है, सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में डिड लिखा हो या वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हो तो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का ही होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है बी की फॉर्म। चूंकि ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है तो बी की सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। बी की सेकंड फॉर्म दो होती हैं, वाज और वर।
इनमें से किसी एक को सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग यूज करके फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख दी, बन गया कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट का। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव की फॉर्म, चूंकि पास्ट का परफेक्ट टेंस है तो हैव की सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी। हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, बन गया परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट का मतलब हैड जरूर आएगा, कॉन्टिन्यूअस का मतलब बीन जरूर आएगा, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, बन गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट का। उसके बाद में फ्यूचर के टेंसेस। अब देखिए जो फ्यूचर के टेंसेस होते हैं या फ्यूचर के एक्शंस होते हैं वो एक्चुअल में प्रोबेबिलिटीज होती हैं, वो मतलब हमारे मतलब प्रोबेबिलिटीज होती हैं जो हमें लगता है कि ऐसा होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फ्यूचर एक्चुअल में कोई टेंस ना होकर प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस करने वाला वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। तो प्रोबेबिलिटीज एक्सप्रेस करने के लिए हम विल और शैल मॉडल्स का यूज करते हैं। तो जो फ्यूचर एक्शंस होते हैं, फ्यूचर इवेंट्स होते हैं, उनके लिए हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज ना यूज करके विल और शैल का यूज करते हैं। विल और शैल मॉडल्स जो होते हैं वो ये शो करते हैं कि कोई एक्शन कोई इवेंट लाइकली है जो होगा। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएंगे तो हम विल और शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट बन गया। फिर आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर का मतलब है कि विल और शैल तो जरूरी यूज करने हैं, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जरूर यूज करनी है। लेकिन हमें पता है इन दोनों का एक साथ में यूज किया नहीं जा सकता, विल और शैल के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं यूज हो सकती, क्योंकि विल शैल मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ती है। अच्छा, दूसरा हमने पढ़ा कि कॉन्टिन्यूअस टेंस बिना बी की फॉर्म के बनता भी नहीं है। अगर हम कभी भी कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएंगे तो बी की फॉर्म जरूर लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर हम बी की फॉर्म लिखना चाहें विल और शैल के साथ में तो हम एक ही बी की फॉर्म लिख सकते हैं बी, क्योंकि विल शैल मॉडल्स हैं उनके साथ बेस फॉर्म आएगी, बी की बेस फॉर्म बी ही होता है। तो जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे तो विल या शैल के साथ में बी लिखकर तब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर का मतलब विल शैल जरूर आएगा, परफेक्ट का मतलब हैव भी जरूर आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट बन गया, विल हैव शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का मतलब विल शैल जरूर आएंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब हैव बीन जरूर आएगा, अब फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये जो डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स हमने इन ब्लॉक्स में यूज किए हैं एक्चुअल में यही टेंस होते हैं, और इन्हीं के थ्रू हमें टेंस को आइडेंटिफाई करने की आदत डालनी चाहिए। हालांकि ये बात हमें हो सकता है थोड़ी शुरू में नहीं लगे, लेकिन हमें सीखना समझना यही है, हमें मीनिंग और ट्रांसलेशन को अवॉइड करना है एज मच एज वी कैन। जितना हम मीनिंग और ट्रांसलेशन को दूर कर देंगे ना, जितना हम उनसे छुटकारा पा लेंगे, उतनी हम इंग्लिश बेहतर सीखने समझने लग जाएंगे, क्लैरिटी आएगी। ठीक है, जब तक हम मीनिंग और ट्रांसलेशन नहीं छोड़ेंगे तब तक क्लैरिटी हमसे दूर रहेगी। तो मैं एक बार देखो फिर से इन सारी बातों को समझा देता हूँ, कितनी देर में हमने क्या डिस्कस किया है। हमने ये सीखा कि टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए सेंटेंस में हमें मीनिंग या ट्रांसलेशन ना निकाल के वर्ब की फॉर्म को ढूंढना चाहिए, क्योंकि टेंस जो होता है वो वर्ब की फॉर्म होती है। फिर हमने पढ़ा कि वर्ब की फॉर्म्स इतनी होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। अब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो या तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं या हम फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल लिखे होते हैं, वो अपने आप पता ही चल जाता है कि ये फ्यूचर है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अलावा कहीं यूज नहीं होती। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हो तो इसका मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। थर्ड फॉर्म जो होती है वो परफेक्ट टेंसेस में यूज होती है। ठीक है, अब चूंकि परफेक्ट टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी का भी हो तो थर्ड फॉर्म में यूज होगी, तो हमें वहाँ पे टेंस कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, वो हमें हैव की फॉर्म से पता चलेगा। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखी है तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड के साथ लिखी है तो पास्ट परफेक्ट, विल हैव शैल हैव तो अपने आप ही बदल जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म जो होती है बीइंग, अगर हम उसको बीन के साथ लिखें, बीन के साथ लिखें जैसे बीन आईएनजी फॉर्म, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं। अदरवाइज वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। बी की फॉर्म से पता चल जाता है कि वो कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ का होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे समझना है कि जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं ये टेंस होती हैं। किसी भी सेंटेंस में डू या डज हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। किसी भी सेंटेंस में डिड लिखा हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। डू डज लिखा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डिड लिखा हो तो पास्ट इंडेफिनिट है। अब ये जो हमने इतनी देर में डिस्कस किया ना, टेंस को पहचानने के लिए बस हमें इसको धीरे धीरे अपनी आदत में डालने की जरूरत है कि जब हम नेक्स्ट टाइम से टेंस को आइडेंटिफाई करें तो हम इन बातों को टैली करें। हम वहाँ पे ये पता लगाएं कि सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज हो रही है। जब वर्ब की फॉर्म हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो टेंस ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि टेंस वर्ब की फॉर्म होता है। तो इस तरीके से हमारा मीनिंग और ट्रांसलेशन की जो आदत है वो छूट जाएगी। जब यहाँ से हम उस आदत को छोड़ देंगे तो बाकी क्वेश्चंस में भी धीरे धीरे वो छूटती जाएगी, और फिर हमें क्लैरिटी आएगी और हमारे कन्फ्यूजन्स खत्म हो जाएंगे, डाउट्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम चीज़ों को समझना शुरू कर चुके होंगे। तो ये जो एक तरीका था टेंस को आइडेंटिफाई करने का कि टेंस वर्ब की फॉर्म होती है, तो जो हम वर्ब की फॉर्म्स डिफरेंट टेंसेस में यूज़ करते हैं उन्हीं को अपना समझ लो। ठीक है,
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। हमने कहा कि पहला पार्ट तो खैर हमारी लर्निंग का ये है कि हमें टेंस आइडेंटिफाई करना आ जाए सही से। उसके लिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम से आप लोग गलतियां नहीं करेंगे और इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, वर्ब की फॉर्म्स पहचानेंगे और सही टेंस अपने आप पता लगा लिया करेंगे, ठीक है। अब हमने कहा कि सेकेंड स्टेप जो हमारी लर्निंग का है वो है करेक्शन ऑफ टेंसेस। कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई टेंस यूज किया गया है तो सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करने के बाद में हम ये जान पाएं कि वो जो सेंटेंस में हमने टेंस यूज किया वो सही है या गलत है, और अगर वो गलत है तो क्या करने से वो सही हो जाएगा। तो देखिए, जो हम लाइव लेक्चर्स में टेंस डिस्कस करेंगे ना, वो एक्चुअल में हम उसमें कैसे गलतियां होती हैं, कैसे उन गलतियों को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उन्हें करेक्ट करते हैं, मतलब वही सारा सीख रहे होंगे लाइव लेक्चर्स में, ठीक है। लेकिन उनको बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें यहाँ पे क्लियर कर लेने चाहिए बिफोर हैंड, ठीक है। कि जो करेक्शन ऑफ टेंसेस होता है ना, उसको समझने के लिए हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जो वर्ब होती है वो एक्चुअल में एक एक्शन होती है, और जो उस एक्शन की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं जिनको हम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नाम से जानते हैं। ये क्या है, ठीक है, क्या है इंडेफिनिट, क्या है कॉन्टिन्यूअस, क्या है परफेक्ट, क्या है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हमें सब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं, एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं कि जैसे जो टेंस होता है ना, ये हमने कहा कि वर्ब की फॉर्म होती है, ठीक है। तो वो वर्ब की फॉर्म एक्चुअल में क्या क्या एक्सप्रेस कर रही होती है, ठीक है। जैसे हमने लिखा हैज बीन डूइंग, तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो हैज बीन डूइंग वर्ब की फॉर्म है जिसको हम टेंस कहेंगे, ठीक है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो है टाइम और एक है स्टेट ऑफ द एक्शन, ठीक है। हैज लिखा है तो इससे टाइम पता चल गया कि प्रेजेंट है, ठीक है। हैड लिखा होता तो पास्ट होता, विल हैव लिखा होता तो फ्यूचर होता। तो ये जो वर्ब फॉर्म हमने यूज की है हैज बीन डूइंग, इसमें एक तो हमारा रेफरेंस ऑफ टाइम है छुपा हुआ, ठीक है, मतलब टाइम को भी एक्सप्रेस कर रही है। दूसरा इसमें स्टेट भी छुपी हुई है, बीन डूइंग लिखा ना, तो इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट है। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक टाइम और एक स्टेट ऑफ द एक्शन, दोनों को मिला के फिर टेंस बनता है। मतलब टेंस अकेला टाइम भी नहीं है, टेंस अकेला वर्ब भी नहीं है। टेंस वर्ब और टाइम का एक साथ में यूज है। जब हम वर्ब में या वर्ब के फॉर्म के थ्रू टाइम और स्टेट दोनों को एक साथ एक्सप्रेस करते हैं तो हम इसे टेंस कहते हैं। तो टेंस ना तो केवल टाइम है, ना ही केवल स्टेट है, बल्कि टाइम और स्टेट का एक साथ में सही यूज है, ठीक है। टाइम जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है उसके रेफरेंस हमें सेंटेंस में मिल जाते हैं। सेंटेंस में इस तरीके के टाइम एक्सप्रेशंस लिखे होते हैं जिनसे हम जान जाते हैं कि जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कहाँ का होगा, ठीक है। स्टेट उसकी कौन सी होगी ये भी थोड़ा सा हमें समझ लेना चाहिए। तो ये जो स्टेट्स होती हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनको हमें सीखना है कि कैसे हमें पता चलता है कि एक्शन इंडेफिनिट स्टेट का है, कि कॉन्टिन्यूअस स्टेट का है, कि परफेक्ट स्टेट का है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट का है। फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें उसको टेंस में कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो देखिए, स्टेट समझने से पहले एक छोटी सी बात जो हम यहाँ पे समझ लें वो ये है कि किसी भी एक्शन की बेसिक स्टेट दो होती हैं, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। कंप्लीट से मतलब ये होता है कि कोई एक्शन किसी एक टाइम पॉइंट पे स्टार्ट हुआ और किसी एक दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके खत्म हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्टेट का एक्शन है। अच्छा, कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो इनकम्प्लीशन के स्टेट में होते हैं। इनकम्प्लीट से मतलब होता है कि एक्शन टाइम के किसी एक पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, लेकिन जिस पॉइंट पे उसको खत्म होना है अभी वो उस पॉइंट तक नहीं पहुंचा, तो मतलब उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं पे लाई कर रहे हैं, तो ये इनकम्प्लीट है। तो एक्शंस की बेसिक स्टेट दो ही होती हैं, या तो कंप्लीट या इनकम्प्लीट। अब हम देखेंगे कि हमारे आसपास के या हमारे साथ या हमारे आसपास में होने वाले ज़्यादातर एक्शंस जो होते हैं वो इन्हीं दो टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे हमने ग्रेजुएशन कर लिया तो वो एक्शन कंप्लीट हो गया, 3 साल लगे, 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, या जिन्होंने बीटेक वगैरह कर 4 साल में हो गया, तो वी हैव ग्रेजुएटेड, ठीक है। अब हम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो भी प्रोसेस में है, जब तक जॉब नहीं लग जाती है तो इनकम्प्लीट है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, ठीक। खाना पक रहा है, ठीक है, द फूड इज कुकिंग, पक गया, इट इज कुक्ड, ठीक। तो ये जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट है ना एक्चुअल में, ठीक है, ये बेसिक स्टेट होती हैं एक्शन की। बेसिकली हमारे आसपास के एक्शन दो ही तरीके के होते हैं, तो कंप्लीट स्टेट के या इनकम्प्लीट स्टेट के। अब जो कंप्लीट स्टेट के एक्शंस होते हैं उनको तो हम लिख देते हैं परफेक्ट टेंस में, और जो इनकम्प्लीट टाइप के होते हैं उनको हम लिख देते हैं कॉन्टिन्यूअस में।
तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो एक्शन कंप्लीशन शो करते हैं वो परफेक्ट स्टेट के होते हैं, जो इनकम्प्लीशन शो करते हैं वो कॉन्टिन्यूस स्टेट के होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुछ एक्शंस हमारे आसपास में ऐसे भी होते हैं जो इन दोनों में से किसी भी टाइप के नहीं होते। मतलब कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो इस टाइप के होते हैं कि उनका बिगिनिंग क्या है हमें नहीं पता, उनका एंड क्या है हमें नहीं पता। अब देखो, इसका हमें पता है कि यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है, होगा, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हो गया, तो इसके दोनों पॉइंट डिफाइंड है कि कहाँ शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ। लेकिन कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, डेफिनेट पॉइंट है, डेफिनेट ड्यूरेशन नहीं है उनकी। ठीक है, इस एक्शन के डेफिनेट पॉइंट्स हैं, डेफिनेट ड्यूरेशन है, ठीक है, इसकी भी है, लेकिन इसका ना तो कोई डेफिनेट पॉइंट है ना ही कोई डेफिनेट ड्यूरेशन है। ठीक है, अब ना तो हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं ना हम इनकम्प्लीट कर सकते हैं। इनकम्प्लीट हम तब कहें जब हमें पता होगी कहीं पे जाके खत्म होगा किसी पॉइंट पे। ठीक है, लेकिन अगर हमें ना ही पता हो और हम ना जानते हो किस पॉइंट पे जाके खत्म होगा तो हम ये भी नहीं कर सकते कि इंडेफिनिट है, कंप्लीट तो है ही नहीं। तो ना ये कंप्लीट है ना ये इनकम्प्लीट है, इसको हम कहेंगे इंडेफिनिट। फिर कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली एक ही स्टेट में रहते हैं हमेशा। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो उसी स्टेट को बार बार रिपीट करते रहते हैं, पर्टिकुलर इंटरवल्स पे बार बार रिपीट करते रहते हैं। इस तरीके से। अब जैसे ये एक्शन जो है ना वो हमेशा एक ही स्टेट में रहता है, ठीक है, लेकिन ये एक्शन ऐसा है कि जो कुछ समय के लिए इंटरवल के लिए सस्पेंड हो जाता है, लेकिन सस्पेंड होने के बाद में फिर स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उसी स्टेट को बार बार मेंटेन करता रहता है, बंद नहीं होता, खत्म नहीं होता। तो इसको भी हम कंप्लीट इनकम्प्लीट नहीं कह सकते। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है या कॉन्टिन्यूअली चलता रहता है। ठीक है, ये इंटरवल के साथ में होता रहता है, ये लगातार ही होता रहता है, लेकिन ये दोनों कंप्लीट या इनकम्प्लीट नहीं कहे जा सकते क्योंकि हम इनकी डेफिनेट ड्यूरेशन या डेफिनेट पॉइंट्स को मतलब डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम इन्हें डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कहाँ शुरू हुए कहाँ खत्म होंगे, कब तक हुए कब तक नहीं होंगे। ठीक है, तो चूंकि इनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इनको कंप्लीट इनकम्प्लीट की कैटेगरी में नहीं रह सकते, तो ये इंडेफिनिट हो गए। तो इंडेफिनिट स्टेट उन एक्शंस में होती है जो परमानेंट या फ्रीक्वेंट हो। तो ऐसे एक्शंस जो फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रिपीट होते रहते हैं, या फिर जो परमानेंट होते हैं, वो इंडेफिनिट स्टेट के होते हैं। उनके लिए हमें इंडेफिनिट टेंसेस यूज करने पड़ते हैं। प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट में हो तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर में हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, उसके बाद में आ गया कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस देखिए ऐसे एक्शंस होते हैं जो टेम्पररी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए प्रोसेस में है। टेम्पररी गोइंग ऑन एक्शंस। गोइंग ऑन का मतलब होता है जारी, इन प्रोसेस। तो ऐसे एक्शंस जो प्रोसेस में हैं उनको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे टेम्पररी वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ऐसे एक्शंस हैं जो प्रोसेस में रहते हैं लेकिन वो हमेशा ही प्रोसेस में रहते हैं। जैसे रिवर्स हैं जो फ्लो करती हैं तो वो परमानेंटली फ्लो कर रही हैं। ठीक है, सन जो है शाइन कर रहा है, सन लगातार शाइन कर रहा है। ठीक है, अर्थ जो है रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, वो लगातार रोटेट कर रही है। ठीक है, तो ये ऐसे एक्शंस हैं जो परमानेंटली हैं, परमानेंटली एक ही स्टेट में रहते हैं। तो चूंकि ये टेम्पररी नहीं है तो इसीलिए हम इनको कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख पाएंगे, हम इनको इंडेफिनिट स्टेट में लिखेंगे और इनके लिए इंडेफिनिट टेंसेस का यूज करेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस केवल उन्हीं एक्शंस के लिए यूज किया जाता है जो टेम्पररी हो। टेम्पररी का मतलब जिनका हमें पता होगी कहाँ शुरू है कहाँ खत्म होंगे, जिनका एक सर्टन बिगनिंग एक सर्टन एंड है, जिनको हम डिफाइन कर लें। ठीक है, तो जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट एक्शंस होते हैं वो दोनों ही डेफिनेट टाइप के एक्शंस होते हैं। डेफिनेट टाइप का मतलब यही होता है कि हम उन्हें डिफाइन कर सकते हैं कि इनकी ये इतनी ड्यूरेशन है या इतने इनके ये फर्स्ट और लास्ट पॉइंट्स हैं। तो कोई भी ऐसा एक्शन जो टेम्पररी एक पर्टिकुलर पॉइंट या ड्यूरेशन के लिए वैलिड है, ना वो उससे पहले चल रहा था ना वो उसके बाद चलता रहेगा, वो कॉन्टिन्यूअस स्टेट का होता है। ठीक है, परफेक्ट स्टेट में लिखे जाते हैं वो एक्शंस जो या तो कंप्लीट हो गए हैं या जिन्हें कंप्लीट कर दिया गया, कंप्लीट और डन एक्शंस। ऐसे एक्शंस जो या तो कंप्लीट हैं या जिनको कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है, वो इंडेफिनिट स्टेट परफेक्ट स्टेट के होते हैं, उनके लिए हम परफेक्ट टेंसेस का यूज करते हैं। उसके बाद में आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो एक्शंस होते हैं ये डुअल स्टेट एक्शन की शो करते हैं। डुअल स्टेट से मतलब क्या अभी देखो समझते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है एक्शंस गोइंग ऑन फ्रॉम सम पॉइंट और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक्शंस गोइंग ऑन फ्रॉम सम पॉइंट और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि जो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्शंस लिखते हैं वो एक्शंस गोइंग ऑन एक्शंस होते हैं। ऐसे एक्शंस होते हैं जो प्रोसेस में हैं और हमने उनका पॉइंट या ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेंशन कर रखा है जब से वो प्रोसेस में है। अब देखिए अगर इस तरीके से हम देखें तो कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों ही इनकम्प्लीट एक्शंस होते हैं और दोनों ही ऐसे एक्शन होते हैं जो प्रोसेस में, ये भी प्रोसेस में, ये भी प्रोसेस में, ना वो परमानेंट है ना ये परमानेंट है।
बस डिफरेंस इनमें ये कि इसमें हमने पॉइंटेड ड्यूरेशन को मेंशन कर रखा होता है जहां से एक्शन स्टार्ट हुआ होता है, ठीक है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि अगर हम पॉइंटेड ड्यूरेशन मेंशन कर देते हैं तो हम इसको कॉन्टिन्यूअस में नहीं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखते हैं। इसको देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज हमने एक एक्शन लिखा है यहां पर, इट इज रेनिंग, it is raining since 9 AM. It is raining since 9 AM. अब देखो उस क्वेश्चन को हमें समझना है, लेकिन उसको समझने से पहले मैं चाहूंगा एक दो छोटी छोटी बातें आप लोग और भी अपनी क्लियर कर लें। कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि टाइम को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो टाइम को एक्सप्रेस करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम उसको पॉइंट में एक्सप्रेस कर लें या हम उसको ड्यूरेशन में एक्सप्रेस कर लें। तो ये हो गया टाइम को एक्सप्रेस करने का तरीका कि टाइम को दो तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, पॉइंट्स में और ड्यूरेशन में। अब हम एक बात और कर लेते हैं कि जो टाइम होता है, ठीक है, अगर हम किसी सेंटेंस में टाइम के बारे में रेफरेंस देते हैं तो वहां पे हमेशा टाइम के दो रेफरेंस होते हैं। एक वो जिससे हमने उस एक्शन को रिलेट कर दिया है, जिसको हमने सेंटेंस में लिख दिया या बोल दिया, जिससे उस एक्शन को रिलेट कर दिया, जैसे वो सिंस 9 AM, ठीक है। अच्छा, एक वो टाइम होता है जब हम उसको किसी के बारे में बता रहे होते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो सेंटेंस में टाइम के दो रेफरेंसेस होते हैं, एक वो जिससे हमने एक्शन को रिलेट कर दिया और एक वो जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं। ये रिलेट करना और रिपोर्ट करना क्या है, इसको देखो समझना। जैसे हमने यहाँ पे जो ईयर लिखा 2018, हमारा प्रेजेंट ईयर 2018 है। तो अगर हम देखेंगे जो 2018 है टाइम का पॉइंट, ठीक है, ये टाइम का पॉइंट क्या है, प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। तो देखो इसको समझना, अगर हम 2018 को रेफर करें 2018 में तब तो ये प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हमने 2017 में बात की होगी कभी 2018 की तो ये फ्यूचर रहा होगा। अगर हम 2019 में रेफर करेंगे 2018 को तो ये पास्ट हो जाएगा। तो 2018 वो टाइम हो गया जिससे हम एक्शन को रिलेट कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस टाइम के बारे में, ठीक है। लेकिन ये बात हम कर कहाँ से रहे हैं, वो भी तो एक टाइम है। तो अगर हम ये बात उसी टाइम में कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट है, अगर उससे पहले के पॉइंट से कर रहे हैं तो ये फ्यूचर है, अगर उसके बाद के पॉइंट पे कर रहे हैं तो ये पास्ट है। तो अगर हम 2018 को 2018 में ही रेफर करें तो ये प्रेजेंट कहा जाएगा। 2017 में अगर हम रेफर करें 2018 को तो ये फ्यूचर कहा जाएगा। 2019 में रेफर करें तो ये पास्ट कहा जाएगा। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ कि जो टाइम पॉइंट्स होते हैं, हम किसी भी टाइम को कैसे जान पाएंगे ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि हम उसको रेफर कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। भाई 2018 पास्ट है या फ्यूचर है, ये तो हम तब जान पाएंगे कि इसकी बात कौन कर रहा है। 2017 वाला पर्सन बात कर रहा है 2018 की तो वो फ्यूचर है, 2019 वाला बात कर रहा है तो ये पास्ट है, 2018 वाला ही कर रहा है तो ये प्रेजेंट है। तो ये दोनों रिलेशन होने चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, या ये हो या ये हो, मतलब इनमें से कोई भी हो। तो टाइम के रेफरेंस हमेशा दो होते हैं। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन तुमसे यहाँ पे पूछूंगा, इसका आंसर बताना। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम डैश द लेटर एट 2 PM। राम डैश द लेटर एट 2 PM। अब हमें यहाँ पर दो ऑप्शन यूज करने के लिए दिए गए, दो क्या तीन दिए गए। एक मान लो दे दिया पोस्ट, एक दे दिया पोस्टेड और एक दे दिया विल पोस्ट। अब देखो ये जो तीन हमारे पास ऑप्शन है, पोस्ट, पोस्टेड और विल पोस्ट, ठीक है, ये तीनों अलग अलग टेंस के हैं। ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, ये फ्यूचर का है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हमें पता है ये तीन अलग अलग टेंसेज हैं। तो अब हम कैसे यूज करेंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जब हमें ये पता चल जाए कि ये लिखा गया टाइम है क्या। जैसे हमने एट 2 PM लिखा है तो ये वो टाइम है जिससे हम एक्शन को रिलेट कर रहे हैं, मतलब जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, वो एक्शन इस टाइम से रिलेटेड है। तो ये वो टाइम है जिससे हम एक्शन को रिलेट कर रहे हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि ये 2 PM प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अगर वो प्रेजेंट है तो ये रहा आंसर, अगर पास्ट है तो ये रहा आंसर, अगर फ्यूचर है तो ये रहा आंसर। अब हम जान कैसे पाएंगे कि 2 PM प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या है, ठीक है। तो उसके लिए देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो 2 PM है ना, ये प्रेजेंट का पॉइंट तो होगा नहीं। प्रेजेंट का पॉइंट का मतलब जिस समय उसको रेफर कर रहे होंगे। अगर वो 2 बजे ही बात कही जा रही होगी तो 2 PM लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिलेट करने का और रिपोर्ट करने का टाइम सेम होगा, तो वो अंडरस्टूड हो जाएगा, उसको लिखना बोलना नहीं पड़ेगा। तो या तो ये बात 2 PM से पहले बताई जा रही है किसी को, या तो इसको रिपोर्ट करने का टाइम 2 PM से पहले है, या इसका रिपोर्ट करने का टाइम 2 PM के बाद है।
मतलब या तो हम इसको 1 PM पे रिपोर्ट कर रहे हैं या हम इसको 3 PM पे रिपोर्ट कर रहे हैं। 2 PM पे इसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा होगा, क्योंकि रिपोर्ट करने का, रिलेट करने का टाइम सेम हो जाएगा, तो उसको हमें जरूरत नहीं पड़ेगी मेंशन करने की, वो अंडरस्टूड ही काम करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको 1 PM पे रिपोर्ट कर रहे हैं तो 2 PM फ्यूचर हो गया, अगर 3 PM पे रिपोर्ट कर रहे हैं तो 2 PM पास्ट हो गया। अब ऐसा कोई यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस तो है नहीं कि ऑब्जेक्टिव होके जान पाएंगे हम बात कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम 1 PM पे बात कर रहे हैं तो ये फ्यूचर है, विल पोस्ट लिख दो। अगर हम 3 PM पे बात कर रहे हैं तो ये पास्ट है, पोस्टर लिख दो। तो इसका मतलब चाहे पोस्टर लिख दो चाहे पास्ट विल पोस्ट लिख दो, वो दोनों से हो जाएंगे, पोस्ट नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो 2 PM अगर हम 2 PM के साथ में विल पोस्ट लिखेंगे तो इसका मतलब ये बात 2 PM से पहले बताई जा रही है, ठीक है। अगर हम 3 PM लिखेंगे तो इसका मतलब ये बात, अगर हम पोस्टर लिखेंगे तो इसका मतलब ये बात 2 PM के बाद में बताई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो ये 2 PM वो टाइम हो गया जिससे हम एक्शन को रिलेट कर रहे हैं, जो एक्शन से रिलेटेड टाइम है। लेकिन एक टाइम वो भी होगा जब हम इस एक्शन के बारे में किसी को बता रहे होंगे, मतलब रिपोर्ट कर रहे होंगे, तो वो जो रिपोर्ट कर रहे होंगे उसी से हम रिलेट करके ये जान पाते हैं कि जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या है। अगर ये बात इन एग्जाम्पल्स से समझ में आ गई तो एक दो एग्जाम्पल्स में और यहाँ पे समझा देता हूँ, जिससे कि क्लियर हो जाए बिल्कुल, इसमें कोई एम्बिगुइटी ना रह जाए। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो कुछ बच्चे ऐसा भी समझ सकते हैं कि हो सकता है कि राम पोस्टमैन हो और रोज़ लेटर पोस्ट करता हो, ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट आ जाना चाहिए अगर वो उसकी रेगुलर हैबिट हो तो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा ना, द लेटर का मतलब कोई एक स्पेसिफिक लेटर है, उसको लेकर ये बात कही जा रही है, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक लेटर है तो उसका पोस्ट एक ही बार किया जाएगा, उसको एक ही बार में पोस्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लेटर्स लिख देते हैं, लेटर्स, ठीक है, तो हम ये भी मान सकते थे कि राम कोई मतलब पोस्टमैन है और वो रेगुलरली लेटर्स को पोस्ट करता है। लेकिन द लेटर है तो हम ये भी नहीं मान सकते कि उसकी हैबिट होगी, क्योंकि अगर द लेटर लिखा तो इसका मतलब एक सिंगल लेटर है, उसको एक ही बार में पोस्ट किया जाएगा, वो हैबिट नहीं हो सकता। तो जो रिलेट करने वाला, रिपोर्ट करने वाली बात हमने डिस्कस की है ना, इसको देखो एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा, यू आर, यू वॉज, यू विल बी वेरी शाई इन चाइल्डहुड, ठीक है। दूसरा हमने लिखा यू आर, यू वॉज लिखा वर्ब, यू वर, यू विल बी वेरी शाई इन यूथ। फिर हमने लिखा यू आर, यू वर, you will be very shy in old age। अब देखो ये हमने 3 डिफरेंट सेंटेंसेस लिखे हैं, सब में सब्जेक्ट सेम है, और हमने इन तीनों ही सेंटेंसेस में कुछ वर्ब्स जो कि अलग अलग टेंस के हैं ऑप्शन में दिए हैं, और हमें ये पता लगाना है कि इन वर्ब्स में से कौन से ऐसी वर्ब्स हैं जो डिफरेंट टेंस को एक्सप्रेस कर रही हैं और हम सेम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हर एक सेंटेंस में जो हमने टाइम का रेफरेंस दिया है वो हमने चेंज कर दिया है, एक में इन चाइल्डहुड लिखा है, एक में इन यूथ लिखा है, एक में इन ओल्ड एज लिखा है। तो ये वो टाइम है जिससे हम उन एक्शंस को रिलेट करेंगे, उन वर्ब्स को रिलेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें ये मान के चलना है, मान के क्या चलना है, ऐसा सच में भी होता है कि कोई भी पर्सन है उसकी जो लाइफ स्पैन होती है तो उसकी जो मेजर स्टेट्स होती हैं वो यही होती हैं, एक ए स्टेज, एक बी स्टेज और सी स्टेज। ए का मतलब चाइल्डहुड, बी का मतलब यूथ और सी का मतलब ओल्ड एज। अब वो जो इन चाइल्डहुड, इन यूथ, इन ओल्ड एज हमने लिखा है वो टाइम के वो पॉइंट्स हैं जिनसे हम इवेंट्स को, इन एक्शंस को रिलेट कर रहे हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं यू आर, वर, विल बी वेरी शाई इन चाइल्डहुड, तो ऑब्वियस बात है जिससे ये बात कही जा रही है वो पर्सन बच्चा तो नहीं होगा, क्योंकि अगर वो बच्चा होगा तो फिर हमें इन चाइल्डहुड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब या तो वो यूथ स्टेज में है या वो ओल्ड स्टेज में है। अगर वो यूथ स्टेज में है या ओल्ड स्टेज में है, ठीक है, तो चाइल्डहुड उसके लिए पास्ट है। अगर उसके लिए पास्ट है तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही है, बाकी दोनों गलत है। फिर हमने लिखा यू आर, वर, विल बी वेरी शाई इन यूथ। तो अगर हम इन यूथ लिख रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं वर्ब को उस टाइम से, तो इसका मतलब जिससे बात कही जा रही है वो यूथ स्टेज में तो होगा नहीं। तो अगर वो यूथ स्टेज में नहीं होगा तो या तो ओल्ड एज में होगा या चाइल्डहुड में होगा। अगर चाइल्डहुड में होगा तो यूथ स्टेज उसके लिए फ्यूचर है,
ओल्ड एज में होगा तो यूथ उसके लिए पास्ट है, आर तो आएगा नहीं। फिर हमने लिखा यू आर वर विल बी वेरी शाई इन ओल्ड एज। अब हम कह रहे हैं कि ओल्ड एज, तो इसका मतलब पर्सन ओल्ड एज में तो होगा नहीं, क्योंकि अगर ओल्ड एज में होगा तो फिर इन ओल्ड एज लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर वो ओल्ड हुआ तो इसका मतलब या तो ये यूथ स्टेज में है या फिर ये चाइल्डहुड में है। अगर ये चाइल्डहुड में या यूथ स्टेज में है तो दोनों सिचुएशन में ओल्ड एज के लिए फ्यूचर है, तो इसका मतलब इसमें केवल विल भी ही सही होगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर वो है कि जो टाइम होता है उसको एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं, या तो पॉइंट्स में एक्सप्रेस कर लो या ड्यूरेशन में एक्सप्रेस कर लो, लेकिन जो टाइम के रेफरेंस होते हैं वो हमेशा दो होते हैं। एक तो वही होता है जिसको हमने सेंटेंस में लिख दिया या बोल दिया, जैसे इन चाइल्डहुड, इन यूथ और इन ओल्ड एज। ये वो टाइम होता है जिससे हम उस एक्शन को रिलेट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें कैसे पता चल पाएगा कि वो जो लिखा गया टाइम है वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? वो हमें तब पता चल पाएगा जब हम ये जान जाएंगे बात कहाँ से कही जा रही है, उस टाइम से पहले कही जा रही है, उसके बाद कही जा रही है, ठीक है। अब उस क्वेश्चन पे आ जाओ। ये जो हमने लिखा इट इज रेनिंग सिंस 9 AM, तो हमने यहाँ पे सिंस जो प्रीपोजिशन है उसके साथ में 9 AM लिख दिया। सिंस प्रीपोजिशन टाइम के उस पॉइंट को रेफर करती है जहाँ से कोई एक्शन स्टार्ट हुआ हो, बिगनिंग का जो पॉइंट होता है उसको रेफर करती है। तो इसका मतलब अगर हम सिंस 9 AM कह रहे हैं तो इसका मतलब हम ये बता रहे हैं कि कोई काम जो है वो सुबह 9 बजे से हो रहा है। अब अगर कोई एक्शन है सुबह 9 बजे से हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी टाइम तक हो भी चुका होगा। ये वही टाइम होगा जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे हम इस समय बात कर रहे हैं सपोज, ठीक है, तो इस समय 12:30 हो रहे हैं, मान लो 1 मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये काम 9 बजे शुरू हुआ और जब हम बता रहे हैं उस समय तक ही हो रहा है, ठीक है। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज किया तो इसका मतलब एक्शन अभी इनकम्प्लीट स्टेट में है, आगे भी होता रहेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी और बारिश होती रहेगी, ये परमानेंट एक्शन है, बंदी नहीं होगी बारिश, ठीक है, कहीं तो जाके बंदी होगी सुबह दोपहर शाम में, ठीक है। तो हमें पता है एक्शन इनकम्प्लीट है, अभी आगे प्रोसेस में रहेगा। और जब से ये शुरू हुआ और जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं उस समय तक ये 4 आवर्स हो भी चुका है। तो जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं वो एक्शन पार्शली कंप्लीट हो चुका है। ये एक्शन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये पार्शली कंप्लीट है। पार्शली कंप्लीट का मतलब है एक्शन टोटली कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन उसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन ऑफ द पार्ट, ठीक है। तो इसमें 4 आवर्स का पार्सल कंप्लीशन है एक्शन में, जब से ये शुरू हुआ और जब हम इसके बारे में बता रहे हैं तब तक इतना हो गया। अच्छा, लेकिन अभी चूंकि ये खत्म भी नहीं हो रहा तो अभी प्रोसेस में भी रहेगा। प्रोसेस में रहने का मतलब इसमें इनकम्प्लीशन भी है। तो हमें एक ऐसा टेंस यहाँ पे यूज करना पड़ेगा जो इस पार्सल कंप्लीशन को और इस फर्दर इनकम्प्लीशन को दोनों को एक साथ में एक्सप्रेस कर दे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यही काम करते हैं। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन की एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें उसके किसी पार्सल कंप्लीशन का भी रेफरेंस होता है और फर्दर इनकम्प्लीशन का रेफरेंस होता है। अच्छा, वो जो पार्सल कंप्लीशन होता है उसका रेफरेंस हमें तभी मिल पाता है जब या तो हम ड्यूरेशन लिख दें या हम पॉइंट लिख दें जितना वो काम हो चुका है। अच्छा, फर्क इससे कोई नहीं पड़ता है, पॉइंट लिखो या ड्यूरेशन लिखो, दोनों में से कोई भी लिख दोगे तो बात समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर सपोज हम 1 बजे ये बताएं कि कोई काम 9 बजे से हो रहा है, तो अगर हम 1 बजे बात बता रहे हैं कि कोई काम 9 बजे से हो रहा है तो इसका मतलब 1 बजे तक होते हुए उसको 4 घंटे हो गए, 4 आवर्स हो चुके हैं। अगर हम 1 बजे ये बता रहे हैं कि कोई काम 4 घंटे से हो रहा है तो इसका मतलब वो काम 9 बजे शुरू हुआ होगा। तो अगर हम पॉइंट लिखेंगे तो ड्यूरेशन अंडरस्टूड हो जाएगी, अगर हम ड्यूरेशन लिखें तो पॉइंट अंडरस्टूड हो जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने पॉइंट लिखा है ड्यूरेशन लिखा। अगर हम दोनों में से कोई भी एक लिख देंगे, पॉइंट या ड्यूरेशन, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस एक्शन का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है और फर्दर इनकम्प्लीट है। तो हमें एक ऐसा टेंस लिखना पड़ेगा जो उस कंप्लीशन इनकम्प्लीशन दोनों को एक साथ एक्सप्रेस कर दे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यही काम करते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। किसी भी एक्शन की बेसिक स्टेट दो होती हैं, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, ठीक है, कंप्लीट या इनकम्प्लीट। कंप्लीट स्टेट ऐसी एक स्टेट होती है एक्शन की जो किसी एक पर्टिकुलर डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट होकर किसी एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम तक होती है, ठीक है, और खत्म हो जाती है। कॉन्टिन्यूअस स्टेट एक्शन की एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें एक्शन किसी एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ स्टार्ट से शुरू होकर किसी दूसरे डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म होना होता है, लेकिन वो उन दोनों के बीच में होता है, ठीक। अगर कोई ऐसा एक्शन हो जो इन दोनों में से किसी भी टाइप का ना हो, जिसकी कोई डेफिनेट पॉइंट ऑफ बिगनिंग, डेफिनेट पॉइंट ऑफ एंड या ड्यूरेशन ना हो, ठीक है, परमानेंट या फ्रीक्वेंट टाइप का एक्शन हो, तो वो इंडेफिनेट होता है। अच्छा, कोई ऐसा एक्शन जो कि जिस समय हम उसके बारे में बात कर रहे हैं उसका कोई पार्ट कंप्लीट भी हो चुका हो और वो फर्दर इनकम्प्लीट भी हो, तो हम उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। तो कुल मिला के एक्शन की बेसिक स्टेट दो होती हैं, कॉन्टिन्यूअस, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। जो कंप्लीट इनकम्प्लीट दोनों ही ना हो वो इंडेफिनिट होता है और जो दोनों ही हो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। बेसिक एक्शन की स्टेट दो हो गई, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। जो कंप्लीट इनकम्प्लीट दोनों ही नहीं है वो इंडेफिनिट है और जो दोनों ही है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो ये जो आज हमने बेसिक्स डिस्कस किया आज की क्लास में कि टेंस क्या है, टेंस की डेफिनेशन क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब की फॉर्म्स क्या है, टाइम क्या है, टाइम के पॉइंट्स क्या है, टाइम को कितने तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, सेंटेंस में टाइम के रेफरेंस कितने होते हैं, ठीक है।
टेंस पहचानना है सेंटेंस में तो कैसे पहचानना चाहिए, कौन सी वर्ब की फॉर्म्स, कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स कौन से टेंसेज में यूज़ होती हैं, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है, कैसे पता चलता है कोई एक्शन इंडेफिनिट स्टेट का है, कंप्लीट स्टेट का है, या फिर हमारा परफेक्ट स्टेट का है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस स्टेट का है, पॉइंट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आज सीखी। ठीक है, तो टेंस को समझने के लिए, टेंस के यूजेस सीखने समझने के लिए जो हमें बेसिक फंडामेंटल्स चाहिए होंगे वो हमने रेडी कर लिए अपने। नहीं समझ में आए एक दो बार अपना रिवीजन करो, इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो, इनके असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे उनको भी प्रैक्टिस करो, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स एवरीबॉडी, बाय।